अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि रिहान और आहना जैसे तैसे उस अस्पताल से जान बचाकर भागते हैं। जब उन्हें एक वार्ड बॉय लिफ्ट में बताता है कि ऊपर क्या है और उन्होंने अभी अभी क्या देखा, तो दोनों के डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों भागकर नीलावंती के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग मिस वर्ल्ड सिया मल्होत्रा के खून के इल्जाम में फंस सकते हैं। घर में पहले से ही पुलिस मौजूद थी जो रिहान से उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है जिसे वो आहना के बर्थडे पार्टी पर लेकर आया था। उसके बाद रिहान नीलावंती को बताता है कि आहना गर्भवती है और हम क्या करें। नीलावंती दोनों की शादी करने के लिए मान जाती है। अब आगे वो उसी अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम था। रिहान कुछ डरा सहमा सा खामोशी से चारों ओर देख रहा था। उसके ठीक सामने उस स्टेज पर रिहा मल्होत्रा की लाश पड़ी थी जिसकी गर्दन उसकी धड़ से जोड़ने की कोशिश एक डॉक्टर कर रहा था। वह सर से पांव तक ऑपरेशन के कपड़ों में ढका हुआ था और अपने काम को पूरी लगन से कर रहा था। रिहान और वह वार्ड बॉय बड़ी ही खामोशी से उस डॉक्टर के काम के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रिहान ने उस डॉक्टर से पूछ ही लिया, और कितनी देर लगेगी? इस पर उस डॉक्टर ने अपने मोटे चश्मे से रिहान को एक नज़र गुस्से से देखा। उस वार्ड बॉय ने रिहान को कोहनी मारी, अरे यार, मरवाओगे क्या? चुपचाप यहीं खड़े रहो शांति से। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद आखिरकार उस डॉक्टर ने उस लाश को छोड़ा और हाथ धोकर पास के चेंज रूम में चला गया। जब वह बाहर आया तो रिहान उसे देखता ही रह गया। वह कोई 30 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका चेहरा गोल मटोल और रंग गोरा था। उसके चेहरे पर एक मोटा चश्मा टिका था। उसने रिहान को इशारे से बगल वाले रूम में जाने को कहा। वह वार्ड बॉय रिहान को लगभग खींचता हुआ ले गया। थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी टेबल पर बैठे थे जहां कुछ घंटों पहले सिया मल्होत्रा की लाश बैठकर आहना का चेकअप कर रही थी। उस लड़की ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ घुसकर उस लाश के साथ छेड़छाड़ करने की? तुम्हें पता भी है वो एक फेमस मॉडल सिया मल्होत्रा की लाश थी जिसके कातिलों को पुलिस पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। अगर हमने एक फोन किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। रिहान ने बात को संभालते हुए बड़ी नरमी से कहा, मैम, मैं यह बात समझता हूँ, इसलिए तो मैं सीधे आपके पास आया हूँ। हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, हमारे साथ। और फिर रिहान उसे सब कुछ बताता चला गया। रिहान की बात सुनकर वह डॉक्टर गुस्से में बोली, मैं क्या तुम्हें छोटी बच्ची दिखाई देती हूँ जो तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूँगी? मतलब एक लाश जिसका सर कटा है वो यहीं इसी कुर्सी पर बैठकर तुमसे बातें कर रही थी। फिर तुम्हारी आहना पर उसने हमला भी किया। तुम्हें किसी दिमागी डॉक्टर से मिलना चाहिए। रिहान भी जरा गुस्से में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने और आहना ने उस सिया मल्होत्रा की लाश को मुर्दा घर से पोस्टमार्टम रूम में लाए और फिर उसके सर पर रोड मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया, फिर यहाँ से सर पर पाँव रखकर नंगा ही भागे? जरा देखो, उसी कमरे में मेरी आहना के अंतर्वस्त्र अभी भी पड़े हैं। जरा सोच कर देखो, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो यहाँ बस हमारी गलती सुधारने आए थे। उस डॉक्टर ने कुछ समझदारी दिखलाते हुए कहा, अच्छा चलो मान लिया कि तुम दूध के धुले हो, लेकिन अब क्या चाहते हो हमसे? रिहान ने कहा, यही कि हम दोनों यहाँ कभी आए भी थे,
यह किसी को भी पता नहीं चले। हम दोनों किसी भी किस्म की नई मुसीबत नहीं चाहते। रिहान ने अपने बैग से पूरी 10 लाख रुपए निकालकर वहां टेबल पर रख दिए और कहा, इसके बदले आप ये रख लो। पैसा देखकर दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, लेकिन वह लड़की बड़ी कुटिलता से बोली, अरे नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसकी बात सुनकर वह वार्ड बॉय टपाक से बोल पड़ा, अरे मैडम साहब इतने प्यार से लाए हैं तो ले लीजिए ना, आपको नहीं चाहिए तो सब पैसे मुझे दे देना। उस डॉक्टर ने उस वार्ड बॉय को गुस्से से घूरा, जिससे कि वो कुछ सहम गया। रिहान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा नाम रिहान है और आपका? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा काम करके मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, बाकी आप बेफिक्र रहिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रिहान और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने फ़ोन उठाकर बात की और घबराया सा घर की ओर भागा। वह एक सुंदर सा लेकिन छोटा सा घर था। सभी जगह अल्लाह का नाम और कुछ दरगाह की तस्वीरें लगी थी। सभी दीवारों का रंग हल्का हरा था, यहाँ तक कि सोफा और घर के पर्दों का रंग भी हरा ही था। रिहान बड़ी खामोशी से नीलावंती के बगल में कुछ सहमा सा बैठा था। वह आज मन ही मन बेहद घबराया हुआ था। यही हाल अंदर कमरे में बैठी आहना का भी हो रहा था। उस घर में सुरक्षा की नज़र से नीलावंती कुछ बंदूकधारी गार्ड भी लेके गई थी, जो कि बाहर खड़े थे। तभी एक आदमी करीबन 50 साल का, जिसने लंबा कुर्ता पजामा पहन रखा था और सिर पर सफ़ेद कपड़े की टोपी लगाई थी, वह उस कमरे में आए और उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। वह आदमी भी अंदर से कुछ सहमा सा था कि इतने बड़े लोग आज हमारे गरीब के घर कैसे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और एक महिला, जिसकी उम्र 45 होगी, एक ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आई और टेबल पर रखकर जाने लगी। नीलावंती ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों से? उस महिला के मुख से बड़ी आश्चर्य से निकला। मन ही मन वो समझ गए थे कि क्या बात होगी। नीलावंती ने उन्हें पहले अपना परिचय दिया, फिर अपने बेटे रिहान का परिचय दिया। उसके बाद सारी बातें बताती चली गई। जब उन्होंने ऐसा सुना कि नीलावंती दोनों की शादी करवाना चाहती है, तो दोनों बोल पड़े, यह कैसे हो सकता है? हमारी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है। इस पर नीलावंती को बताना पड़ा कि उसकी बेटी इस वक्त गर्भवती है, इसलिए वो चाहती है कि यह शादी जल्द से जल्द हो जाए। उनकी बात सुनकर जैसे दोनों को सांप सूंघ गया हो। वो दोनों एकदम खामोश एक दूसरे को घूरने लगे और अचानक वह आदमी चीख उठा, आहना, यहाँ आओ। आहना भी कांपती हुई वहाँ आई। उसकी माँ ने सीधे उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, करमजली, क्या तू इस दिन के लिए सभी से लड़कर विदेश पढ़ने गई थी? उस आदमी ने भी गुस्से में पूछा, क्या ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सच है? आहना ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा भड़क गया और आहना पर एकदम से झपट पड़ा। बाहर खड़ा गार्ड अंदर आ गया और उसने बीच बचाव कर लिया। नीलावंती उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी और बोली कि बच्चों से गलती हो गई है, अब हमें इनकी गलती ठीक करनी होगी। इस पर वह आदमी बोला, आप क्या ठीक करेंगी? यदि हमारे समाज में पता चला कि इस करमजली ने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी की है, तो हमें महकमे से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हमारी एक और बेटी जिया भी है, कौन करेगा उससे शादी?
बाद में उस आदमी ने नीलावंती और आहना के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, तुम एक काम करो, तुम इनके साथ वापस फ्रांस चली जाओ और दोबारा कभी भी यहाँ वापस मत आना। आज के बाद हम मर गए तुम्हारे लिए, तुम मर गई हमारे लिए। जाओ, चली जाओ इस घर को छोड़कर, यहाँ से हमेशा के लिए। हम सभी से कह देंगे कि वहीं फ्रांस में एक सड़क हादसे में मर गई हमारी आहना। जाओ, चले जाओ यहाँ से। आहना अब रो पड़ी और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। नहीं अब्बू, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी? मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं इस बच्चे को गिरवा दूंगी। इस पर वह आदमी भड़क गया और आहना को थप्पड़ मार दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके पीछे पीछे नीलावंती और रिहान भी निकल गए। उन्होंने आहना को जोर से धक्का दिया, जिससे आहना जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर पर चोट आई और खून बहने लगा। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। उस आदमी ने गुस्से में कहा, चली जा हरामजादी, आज के बाद वापस मत आना, और दरवाजा बंद कर दिया। आहना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। नीलावंती ने उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से संभालने लगी। उसके बाद तीनों वहां से वापस होटल आ गए। आहना का रो रो कर वैसे ही बुरा हाल था। नीलावंती अचानक उस पर चिल्ला पड़ी और जोर से डांट कर कहा, क्या सुबह से पागलों की तरह रोए जा रही हो? यदि यह शादी हुई तो तुम भारत से दूर फ्रांस में ही रहोगी। वैसे भी कहाँ वापस आओगी? और तुम्हारे माँ बाप, वो लोग भी इतना खर्चा करने तुमसे मिलने कहाँ आएंगे? उन्हें छोड़ो। शादी के बाद हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे और बड़े घराने में होने जा रही है। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करवाते तो क्या इतना अमीर खानदान ला पाते? बोलो। आहना उसकी बात सुनकर जरा चुप हो गई। नीलावंती ने कहा, पास्ट भूल जाओ और जल्दी से अपना बैग पैक करो। वहाँ एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आहना ने रोकर कहा, बैग पैक करूं? कौन सा बैग? कौन सा सामान है मेरे पास जिसे मैं पैक करूं? मेरे ही माँ बाप ने मेरी एक गलती के लिए मुझे ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, जैसे कि कोई अपने घर से पुराना कबाड़ को निकालता है। और फिर से रोने लगी। रिहान ने उसे गले लगाकर कहा, तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब हम कुछ साल बाद वापस आएंगे तब देखना, तुम्हारे माँ बाप हमें जरूर अपना ही लेंगे। उसके बाद सभी जल्दी में अपना बैग पैक कर चल पड़े और आहना के लिए भी एक बैग और ढेरों कपड़े उन्होंने एयरपोर्ट से ही खरीद लिए। नीलावंती का बंगला आज कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। पूरे घर को बहुत सी लाइट और फूलों से सजाया गया था। आज उस घर में बेहद ही खास होने वाला था। उस घर के बाहर का मैदान बहुत अच्छे से सजा हुआ था। हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। उनके घर के बाहर महंगी महंगी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। कुछ मेहमान तो हेलीकॉप्टर में भी आए हुए थे। सभी महंगे महंगे आलीशान पोशाकों में आए दुनिया भर के रईस थे। नीलावंती ने आज एक बेहद महंगी हीरे जड़ित सफेद साड़ी पहनी थी, जो कि जरा सी रोशनी में चमक उठती कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। उन्होंने सभी का अभिवादन खुद किया और थोड़ी देर बाद आहना और रिहान को भी लेकर आई। आहना ने आज एक लाल रंग का लंबा ड्रेस पहना था, जो कि जमीन को छू रहा था, और रिहान ने एक बढ़िया सा सूट पहना था। यश दोनों की फोटो हर एंगल से खींचे जा रहा था, मानो इस लम्हे को वो हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। आज उसके सबसे जिगरी दोस्त रिहान की सगाई थी। नीलावंती ने आगे बढ़कर आहना का मस्तक चूम लिया। आज आहना बेहद खूबसूरत लग रही थी।
मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर साक्षात उतर आई हो। वो सभी जल्द ही स्टेज पर गए और सभी मेहमानों का अभिवादन करने लगे। उसके बाद उन्होंने मिलकर शिव जी की पूजा करी। उसके लिए खास एक विशालकाय शिव की प्रतिमा वहां लाई गई थी। पहली बार उन अंग्रेजों ने भी भारतीय भगवान के आगे सर झुकाया। उसके बाद उन्होंने अल्लाह को भी याद किया। अब रिहान ने एक आलीशान महंगी हीरे की अंगूठी आहना के कोमल हाथों में अनामिका उंगली में डाली और सभी ने तालियां बजाई। उसके बाद आहना ने भी रिहान की अनामिका उंगली पर एक हीरे की अंगूठी डाली और सभी और पटाखे फूटने लगे। अचानक सभी एक साथ खुशी से चिल्ला पड़े। आतिशबाजियां होने लगी। पूरा आसमान आज रोशनी से नहा गया और पूरे आसमान में धुआं छाने लगा। इसी हर्ष उल्लास में किसी का ध्यान नहीं गया कि उस आसमान में कुछ था जो कि उड़ रहा था और दोनों को घूर रहा था। बाद में रिहान ने देखा वो खून जमा देने वाला खौफनाक नजारा। सामने खिड़की पर एक 8 फुट की चुड़ैल उड़ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल सभी को घूर रही थी। उसके दांत बेहद काले और नुकीले। उसकी पूरी चमड़ी जल चुकी थी और जगह जगह से हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसने अपने पैने नाखून से हाथ बढ़ाया जैसे रिहान से कुछ कहना चाहती हो। रिहान ने एक पल दूर खड़े आहना को देखा जो इन सभी से अनजान यश से हंसकर बातें कर रही थी। वह चुड़ैल बेहद गुस्से में आहना को ही घूरे जा रही थी, मानो अभी हमला करने वाली हो। अचानक रिहान ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। आहना जहां खड़े होकर बातें कर रही थी, ठीक उसके ऊपर एक विशालकाय झूमर था। वह अचानक टूटकर नीचे गिरने लगा। रिहान पूरी ताकत से चीखता हुआ आहना की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह आहना से कुछ अधिक ही दूरी पर था। वह विशालकाय झूमर आहना और यश पर गिर गया और रिहान मुंह फाड़े बस उन्हें घूरता रहा। हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें